एक समय की बात है। शांतिपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। उस गांव में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपने छोटे पुराने झोपड़ी में किसी तरह अकेला रहा करता था। रमेश का इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माता पिता उसे 10 साल की उम्र में ही इस दुनिया में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उसी समय से रमेश अपना गुजारा और अपना पेट पालने के लिए गांव के होटलों में बर्तन साफ करने का काम किया करता था, जिससे उसके जीने भर का गुजारा हो जाया करता था। इतना ही नहीं, रमेश अपनी थोड़ी बहुत आमदनी बढ़ाने के लिए अपने छोटे से जगह में थोड़ी बहुत सब्जी उगाता और शाम को बाजार में जाकर बेच दिया करता था। एक दिन रमेश ने होटल के मालिक से कहा, मालिक, मैं अपनी पगार थोड़ी बढ़ाने को बोल रहा था। जो आप पगार देते हैं उसमें मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। मालिक, कृपया मेरा तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। क्या रे, तेरी ज्यादा जबान चलने लगी है क्या? तुझे 250 रुपए मिलेंगे महीने के। तू क्या चाहता है 2-4 बर्तन साफ करने के? मैं तुझे 1000 रुपए दूंगा क्या? चुपचाप काम करना है तो कर, वरना काम छोड़ दे। मालिक, मैं 1000 नहीं, मात्र 50 रुपए बढ़ाने को बोल रहा था। अरे मैं समझ गया हूं तुझे काम नहीं करना है। चल निकल यहां से, गरीब, जाकर भीख मांग रास्ते पर। मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं। और सुनो गांव वालों, अगर इस भिखारी को किसी ने भी काम देने की जुर्रत की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रमेश चुपचाप सारी बात सुनता है और किसी को कुछ नहीं बोलता है। उसकी नौकरी जा चुकी थी। अब उसके पास कोई काम नहीं था। वह गांव में घूमता है और रवि भाई से कहता है, अरे रवि भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। देखो रमेश भाई, मैं तुमको कल से कोई भी सामान नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी दुकान पर तुम्हारा उधार बहुत हो गया है। अब मैं इससे ज्यादा और कर्ज नहीं चढ़ा सकता। मेरी भी तो मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मेरा परिवार है। तो तुम बताओ, मैं और उधार कैसे चढ़ा सकता हूँ? ठीक है रवि भाई, आज मुझे उधार दे दो। कल से मैं उधार लेने नहीं आऊंगा। रवि ने रमेश को 1 किलो चावल दे दिया। रमेश चावल लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही देखते 2-3 दिन बीत जाते हैं। रमेश के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वह सोचता है, आज तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्या करूं? रवि भाई की दुकान में भी कितना कर्जा हो गया है। वह तो अब मुझे एक दाना भी उधार नहीं देगा। क्या करूं? हाँ, नीलगिरी जंगल जाता हूं। वहां कुछ खाने को मिल जाएगा तो वहीं खाकर आज का दिन गुजारा कर लूंगा। इतना कहकर रमेश नीलगिरी जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रमेश पूरा जंगल घूम लेता है, लेकिन उसे जंगल में एक भी फल फूल नहीं मिलता है। फिर रमेश भूखा प्यासा परेशान होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अब मैं क्या करूं भगवान, आप ही बताओ। तभी रमेश की नजर एक जादुई बकरी पर जाती है। वह देखता है कि बकरी अपने जादू के गोले से फल प्रकट करती है। बकरी बोलती है, अरे बस इतना सा फल? नहीं नहीं, मुझे और फल चाहिए। मेरा पेट इतने में नहीं भरेगा, मुझे और फल चाहिए। बकरी अपने जादू के गोले से फिर जादू करती है और इस बार बहुत सारे फल प्रकट हो जाते हैं। रमेश ये सब दृश्य बैठे बैठे देख रहा होता है। वह अपने आप से बोलता है, अरे यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या यह बकरी जादू कर सकती है? अरे नहीं भाई, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। यह बकरी जादू से फल प्रकट कर रही है। इतना ही नहीं, यह बकरी बोलती है। यह कैसी बकरी है भाई? रमेश बेटा, भाग ले यहां से। अगर यह बकरी कोई शैतानी बकरी हुई तो तुझ पर भी अपना जादू कर देगी। अभी उसका ध्यान फल पर है। भाग ले बेटा, भाग ले, यही समय है तेरे पास। यह सोचकर रमेश वहां से जैसे ही भागने के लिए खड़ा होता है, वैसे ही बकरी उसे बोलती है, रुको, हिलना मत अपने जगह से। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं जा रहा हूं यहां से। मुझे कुछ मत करना। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगी। मैं जादुई बकरी हूँ। लेकिन तुम इस वीरान घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, ना ही मेरे पास पैसे हैं, और गांव में भी मुझे कुछ काम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि जंगल जाकर कुछ फल फूल ढूंढकर आज का गुजारा कर लूंगा।
बस इतनी सी बात है। फिर जादुई बकरी अपने जादू से ढेर सारे ताजे फल प्रकट कर देती है। ये लो मेरे प्रिय दोस्त, ये सारे फल तुम अपने घर ले जा सकते हो और तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। धन्यवाद मेरी दोस्त। मैं अकेला हूं, मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मेरा परिवार में से है। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूं। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दोस्त, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। दरअसल मैं भी तुम्हारी ही तरह बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे भी एक मित्र की आवश्यकता है। अगर तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं दोस्त, तो आज से हम दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त। रमेश और बकरी दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर रमेश बकरी को अपने घर ले जाता है। मेरी प्यारी दोस्त, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ खाने को बचा है। अरे तुम चिंता क्यों करते हो मित्र, मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है, बस तुम देखते जाओ। तभी वह बकरी अपने गोले से जादू करती है और बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन प्रकट हो जाते हैं। वाह मित्र, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत दिनों के बाद मैं तुम्हारे वजह से अच्छा खाना खा पाऊंगा। ये तो मेरा दोस्त होने का कर्ज है। तुम बस मुझे जो चाहिए वो बता देना। तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, मैं तुम्हारे लिए वही ला दूंगी। फिर रमेश भर पेट खाना खा लेता है। खाना कैसा लगा मेरे दोस्त? खाना तो बहुत ही अच्छा था मित्र, लेकिन तुमने इतना सारा खाना ला दिया है कि मैं इसे 3 दिन तक भी खाऊं तो ये खत्म नहीं होगा। क्या ये खाना खराब नहीं होगा क्या? तुम उसकी चिंता मत करो मित्र, मेरे जादू से लाए हुए कोई भी चीज खराब नहीं होती है। जादुई बकरी के रमेश की जिंदगी में आने पर रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। धीरे धीरे रमेश जादुई बकरी की मदद से बहुत अमीर हो जाता है। रमेश एक नया बंगला खरीद लेता है। अब उसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े से लेकर अच्छा खाना, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रमेश के घर के आंगन में खड़ी रहने लगी थी। इसी बीच रमेश अपना एक व्यापार भी शुरू कर लेता है और दुकान में जब भी कोई भी चीज की कमी होती तो बकरी अपने जादू से उसे पूरा कर देती। रमेश की तरक्की देखकर सारे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। वे आपस में बातें करते हैं। अरे भाइयों, रमेश को देख रहे हो ना आप लोग? होटल में बर्तन साफ करने वाला आदमी आज इतना अमीर कैसे हो गया? कुछ दिनों पहले ही तो उसने मेरी दुकान से 1 किलो चावल उधार लिया था। अरे हाँ भाई, रमेश ने तो कुछ ही दिनों में बहुत तरक्की कर ली। कुछ दिन पहले ही तो वो मेरे पास 50 रुपये उधार मांगने आया था। यह सारी बातें सुरेश चुपचाप सुनता है। वह सोचता है, इस रमेश के पास इतना पैसा कहां से आया? कुछ दिनों पहले ही तो मैंने उसे काम से निकाला था। रमेश के तो उस दिनों पहले ही खाने के लाले पड़े हुए थे। पूरा गांव तो उसे कर्ज वापस मांगता था। आज वह इतना बड़ा सेठ कैसे बन गया? जरूर दाल में कुछ काला है। पता करना पड़ेगा सुरेश, पता करना पड़ेगा। इस रमेश बच्चू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। दरअसल सुरेश रमेश की तरक्की से बहुत जल रहा था। अगले दिन सुरेश चुपचाप रमेश के बंगले की खिड़की से झांककर सारी बातें सुनने लगता है। मेरे मित्र, ये लो तुम्हारा पसंदीदा खाना। अरे मेरे मित्र, ये तो मेरा पसंदीदा लड्डू है। हाँ मित्र, तुमने मेरी सारी इच्छा पूरी की है और वक्त आ गया है कि मैं भी तुम्हारी इच्छा पूरी करूं। मैं तुम्हारी तरह जादू तो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। तुमने मेरे लिए जितना किया है उतना ही काफी है मेरे दोस्त। बकरी को बोलता देख सुरेश हैरान हो जाता है और साथ ही साथ दोनों की पूरी बात साफ साफ सुन लेता है। वह सोचता है, अच्छा तो ये बात है। ये सब करामात इस बोलने वाली जादुई बकरी का देन है। इसी चिरकुट की वजह से आज रमेश मालामाल होता जा रहा है। रुक रमेश, तुझे मैं बताता हूँ। सुरेश रात होने तक का इंतजार करता है। रात को बकरी और रमेश अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं। तभी सुरेश चुपचाप उसके घर में घुस जाता है और बकरी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। वह बकरी से कहता है, अरे चिरकुट, चुपचाप जादू कर और मेरे लिए सोने और पैसों का ढेर लगा दे। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हारे लिए कोई जादू नहीं करूंगी। अरे क्या देख रही है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? चुपचाप जादू कर, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मैं जादू नहीं करूंगी। मेरा जादू सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है। तुम बुरे हो और बहुत ही ज्यादा लालची हो और साथ ही साथ
बुरे इंसान हो। तुम किसी प्राणी की जान लेने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तू अपना बकवास बंद कर, चिरकुट, और चुपचाप जादू कर। सुरेश के कई बार बोलने पर भी बकरी नहीं मानती है, इसलिए सुरेश बकरी को मार देता है और कहता है, तू मेरे लिए जादू नहीं कर रही ना? मैं देखता हूँ तू रमेश के लिए कैसे जादू करती है। उधर जब सुबह हुई तो रमेश बकरी को अपने पास ना देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और बकरी को पूरे घर में ढूंढने लगता है। वह बोलता है, अरे मित्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? किधर हो? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो तुम? तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तो आ जाओ मेरे पास, मैं हार गया हूं तुमसे। कहाँ हो? कहाँ हो मेरे मित्र? जल्दी आ जाओ मेरे पास। कहाँ हो? कहाँ हो मेरे मित्र? लेकिन उसे कहीं से भी कोई उत्तर नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रमेश उसे पूरे बंगले में ढूंढता है, लेकिन उसे बकरी का कहीं से भी कुछ पता नहीं चलता है। रमेश बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी हो जाता है और वह निर्णय करता है कि बकरी को ढूंढने वह उसी घने जंगल में जाएगा जहाँ से वह उसे लाया था। यह सोचकर वह उसी रास्ते से घने जंगल की ओर जाने लगता है और कुछ समय बाद उसी जगह पहुंच जाता है। वह बोलता है, अरे मेरे मित्र, कहाँ हो? मेरे पास आ जाओ। कहाँ हो मेरे मित्र? सारी की सारी मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। तुम मुझे कहाँ छोड़कर चली गई? मेरे मित्र आ जाओ। रमेश खुद से बातें कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक बाबा जादू से प्रकट होते हैं और रमेश से कहते हैं, तुम कौन हो बेटा, और इस घने वीरान जंगल के बीच में किसे ढूंढ रहे हो? आप कौन हो? मैं तो अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूं। बेटा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं जानता हूं तुम इस जंगल में क्या करने आए थे। तुम अपने दोस्त बकरी को खोज रहे हो ना? हाँ बाबा, हाँ, आप सही बोल रहे हो। मैं तो अपने दोस्त बकरी को ही ढूंढ रहा हूं। बेटा, उस बकरी को मैंने ही तुम्हारे लिए भेजा था, तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन उस दुष्ट सुरेश ने चुपचाप रात को तुम्हारे घर से चुराकर अपने घर में लेकर उसे धरा धमकाकर उसे जान से मार दिया। मेरे दूत को मारने का बदला मैं उससे अवश्य लूंगा। बाबा जी, क्या आप मेरे मित्र को वापस नहीं ला सकते हो क्या? कृपया आप मुझे मेरा मित्र लौटा दें। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। अच्छा, ठीक है बेटा, तुम इतना बोल रहे हो तो ये लो तुम्हारा दोस्त। फिर बाबा जी अपना जादू करते हैं और बकरी प्रकट हो जाती है। रमेश अपने दोस्त बकरी को जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाता है। मेरे दोस्त कैसे हो तुम? तभी बाबा जी गायब हो जाते हैं और रमेश और बकरी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही महीनों गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन सुरेश भारी वर्षा में कुछ काम से बाजार की ओर छाता लेकर जा रहा होता है। तभी एक जोर से गर्जन होती है और उस पे बिजली गिर जाती है और उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी रमेश और जादुई बकरी की अद्भुत कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और अच्छे इरादे हमेशा फलते फूलते हैं। चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम दिल से कोशिश करें और सही रास्ते पर चलें तो हमारी मंजिल जरूर मिलती है। और हाँ, लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है, जैसा कि सुरेश के साथ हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सच्ची कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे कृष्ण।